સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ। आज गुजरात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुजरात के 6 करोड़ नागरिकों को आगे आने वाले 5 वर्ष में गुजरात किस प्रकार से तरक्की की ओर ले जाना चाहता है, उसकी ब्लूप्रिंट संकल्प पत्र के रूप में मैंने प्रस्तुत की है। भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र ये सिर्फ खोखले वादे नहीं होता है, ये हमारा कमिटमेंट होता है। हमारा संकल्प पत्र सर्वव्यापी है, सर्व समावेशक है, सर्वांगीण विकास की ब्लूप्रिंट है, समाज के वंचितों के विकास के लिए है, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित उनके कल्याण के लिए, और वो अपने जीवन में गर्वभर जीवन कैसे जिए और अपने बलबूते पर विकास के लिए सारी संभावनाएं से कैसे उपलब्ध हो, ऐसा एक माहौल बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। हमने एक नया विचार भी पहली बार गुजरात में रखा है कि गुजरात ने पिछले 10 साल में जो प्रगति की है उसके कारण एक नया मध्यम वर्ग खड़ा हुआ है और उसकी तादाद भी बहुत बड़ी मात्रा में। ये न्यू मिडिल क्लास का जो बल्क है उसके लिए हम एक नई डेफिनेशन लाएंगे कि किसको न्यू मिडिल क्लास कहा जाए, और उनके विकास के लिए हम अनेक विध योजनाओं, ताकि ये मध्यम वर्गीय समाज है जो समाज के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी करता है, तो उनको अगर सशक्तिकरण होता है तो उसके विकास की भागीदारी बड़ी तेज बनती है, उसके ओर हम ध्यान देना चाहते हैं। उसी प्रकार से मध्यम वर्ग के मानवी आरोग्य की सेवाओं के लिए बड़ा चिंतित रहता है। हमने एक बहुत सुचारू रूप से योजना बनाई है। जैसे मैंने पिछले बजट में एक मां योजना रखी थी और बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए थी, और जिसमें मेजर किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट हो, हार्ट की सर्जरी हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, कैंसर का प्रॉब्लम हो, सरकार की योजनाओं में इन सारी बीमारियों के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी। हमने योजना रखी, लेकिन अब ये जो नवोदित मध्यम वर्ग है उसको भी इस योजना का लाभ मिले, इस प्रकार का हमने संकल्प पत्र में फैसला किया है। और गरीब से गरीब मानवी को हो सके तो मुफ्त में मुफ्त उपचार की व्यवस्था कैसे हो, दवाइयां मुफ्त से मुफ्त कैसे प्राप्त हो, इसका पूरा खाका तैयार करके इस संकल्प पत्र में हमने पेश किया है। उसी प्रकार से किसानों को उनकी आय कैसे बढ़े, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कैसे ज्यादा उपयोग में हो, हमारा किसान उसको फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज की पूरी सुविधाएं वैज्ञानिक तरीके से कैसे मिले, उस पर हम बल दे रहे हैं। उसी प्रकार से एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमारे देश में एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की बड़ी आवश्यकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, हमारे संकल्प पत्र में हमने विस्तार से उसका वर्णन किया है, ताकि किसानों को हमेशा के लिए उन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे है और आगे बढ़ाने का प्रयास है। गांव और शहर की खाई बढ़े नहीं, गांव में जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं शहर के बराबरी की कैसे बने, उस पर हमने बल दिया है। आदिवासी हो, गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, हर किसी के कल्याण के लिए इस संकल्प पत्र के अंदर विस्तार से सारी बातें रखी गई है। मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आने वाले 5 वर्ष में गुजरात को किस नई ऊंचाई पर ले जाएगा, उसका विश्वास पैदा करने वाला संकल्प पत्र है। आम आदमी में एक भरोसा पैदा करने वाला संकल्प है, और सबको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, इसका विश्वास जताने वाला संकल्प पत्र है। और मैं ये संकल्प पत्र 6 करोड़ गुजरातियों के चरणों में समर्पित करता हूं, और इसके साथ साथ वादा भी करता हूं कि संकल्प पत्र को लेकर के हम गुजरात को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सफल होंगे और भव्यता के साथ गुजरात को आगे बढ़ाएंगे। इसी शब्दों के साथ आप सबसे प्रार्थना है, अगर आप कुछ पूछना चाहे, कहना चाहें। समग्र संकल्प पत्र में मैंने कहा है कि गुजरात में ट्रांसफर થઈ ગઈ આખા મૂળમાં ગ્રામીણ વિકાસનો જે બેઝ છે એ ગ્રામ અર્થતંત્રને સમૃદ્ધ કરવાના આધારિત છે। દાખલા તરીકે જિલ્લે જિલ્લે ટેક્સટાઇલ પાર્ક બનાવવા, આ સ્વાભાવિક જ્યાં રૂપ પેદા થતું હશે ત્યાં જ આ ટેક્સટાઇલ પાર્ક આવવાના છે, અને એના કારણે ગ્રામીણ નવજવાનોને રોજગારની સંભાવનાઓ વધવાની છે। એ જ રીતે
દિલ્હી મુંબઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર આવતા અહીંયા ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો મોટો ઉદ્યોગ વિકસવાનો છે. એ ઘણું કરીને ગ્રામીણ જુવાનીઓના રોજગાર માટેનું કારણ બનવાનું છે. અને ગુજરાતની પ્રગતિનો આધાર પણ એ છે કે ગુજરાતે ગ્રામીણ રોજગારી આપવામાં ખૂબ મોટી સફળતા મેળવી છે. એની સૌથી મોટી સિદ્ધિ છે. મેં વિસ્તારથી કહ્યું છે કે ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં લગભગ 28 લાખ મકાનો અને શહેરી ગરીબો માટે 22 લાખ મકાનો. બીજી વાત કરી છે કે જ્યાં રહેતા હોય એની પસંદગીની પાસે, એવું નહીં કે ભાઈ એ રહેતો હોય વાડજમાં અને મકાન લાંબામાં બનાવી દે તો એ જાય નહીં. આજ ભૂતકાળમાં આવી બધી બાબતો રહી છે, એમાં પરિવર્તન જાય. પછી અમે એમાં મેન્શન કર્યું છે કેટલા સ્ક્વેર ફૂટનો એરિયા કયા ધોરણ માટે. ત્રીજી વાત અમે કરી છે કે આ અમુક લાખ કરતા વધારે રકમનું મધ્યમ વર્ગીય પરિવારનું મકાન બનતું હશે તો એને વ્યાજમાં રાહત કેવી રીતે આપવી, લોનમાં, એની પણ અમે સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા કરી છે. એટલે મકાનની બાબતમાં મધ્યમ વર્ગની જે કઈ મુશ્કેલીઓ છે એ મુશ્કેલીઓના નિરાકરણ બાબતમાં અમે બહુ સફળતાપૂર્વક આગળ વધી શકીએ અને વિશ્વાસ બેસે. આમાં વિશ્વાસ મોટી બાબત છે. એવી રીતે આખી યોજના સંકલ્પ પત્રમાં રજૂ કરી છે. उसके लिए कमेटी बनाएंगे और उसको काम देंगे. लेकिन सरकार संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी कहती है हम उसके पैरामीटर तय करेंगे. आर्थिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, पहले कैसे थे, कितने साल के बाद परिवर्तन आए, कई पैरामीटर होंगे. और जब भी मैंने विषय रखा है तो इसकी डिबेट भी होगी. तो जो भी इस क्षेत्र के ज्ञानवान लोग हैं वो भी शायद कुछ न कुछ आर्टिकल लिखेंगे, उसमें से भी हमें मार्गदर्शन मिलेगा. तो एक ये नया विषय है और इसके लिए कमेटी बना करके, एक्सपर्ट कमेटी बना करके उसकी डेफिनेशन बना करके उसको लागू किया जाएगा. एस्टीमेट बनाने का काम सरकार का होगा. पार्टी अपना विजन देती है, एक्शन प्लान देती है, उसकी बारीकियां होती है वो बजट में आएगी. तो ये मेरी बजट स्पीच नहीं है, बजट स्पीच में मैं वो लेके आऊंगा. एक मिनट. देखिए ऐसा है, यहां लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो दिया है, लालू यादव जी की पार्टी भी अपना मैनिफेस्टो देती है. तो ऐसी तो उसके लिए मुझे समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है. हमने पिछली मैनिफेस्टो में भी वादा किया था और हमने 20 लाख का वादा किया था, 22 लाख मकान पूरे किए थे. इस बार हम 50 लाख का वादा करते हैं और 50 लाख से भी ज्यादा पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है. एक मिनट प्लीज. भैया गुजरात की मैं सौरभ भाई को देता हूं, आपको काफी ज्ञानवर्धन हो जाएगा. आज की तारीख में गुजरात इज वन ऑफ द ओनली स्टेट्स इन द कंट्री कि जिसका कॉन्फिडेंटली वी कैन से कि वी आर अ पास ऑफ द स्टेट. 40 साल में अराउंड 8,500 मेगावाट्स हमने बनाया था. वी हैव प्रैक्टिकली डबल्ड इट और अभी आज की तारीख में 15,000 मेगावाट का प्रोडक्शन है. Our target is कि next 5 years में कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सब मिला के अप्रोक्सीमेटली 30,000 मेगावाट्स का जनरेशन यहाँ पे होगा. वैसे सरकार की टेक्सटाइल पॉलिसी के चुनाव घोषित हुआ उसे कुछ दिन पहले आई है, उसके विस्तार से हमने पॉलिसी रखी हुई है. ये मेरी 5F फॉर्मूला है और ये 5F फॉर्मूला ऐसी है: फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक टू फैशन टू फॉरेन. कपास से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से रेडीमेड गारमेंट, गारमेंट से फॉरेन एक्सपोर्ट. और इसलिए बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच के साथ
हम टेक्सटाइल पॉलिसी और टेक्सटाइल का विजन लेकर के आए हैं। और आपको शायद जानकर के आनंद होगा कि जब गुजरात की टेक्सटाइल पॉलिसी हमने रखी, अभी 1 महीने पहले ही रखी थी, चुनाव घोषित होने कुछ दिन पहले ही, हिंदुस्तान में जहां जहां भी टेक्सटाइल फील्ड के लोग हैं, पिछले 1 महीने में बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुस्तान के करीब करीब सभी राज्यों से नए टेक्सटाइल यूनिट गुजरात की धरती पर आ रहे हैं। वैसे अभी जो 4 राज्यों के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उसमें भी उसे सेमीफाइनल कहा गया था। इसको भी लोग सेमीफाइनल कहते हैं। 2013 में शायद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आएगा तो उसको भी सेमीफाइनल कहेंगे। तो फाइनल के पहले जितना भी होता है सब सेमीफाइनल ही माना जाता है। जी हां, हमने मैनिफेस्टो, हमारे संकल्प पत्र में कहा है कि कोई भी नौजवान अगर स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ना चाहता है और बैंक में लोन लेने जाता है, बैंक लोन देने के लिए तैयार होती है, लेकिन बैंक तब तक लोन नहीं देती है जब तक कि गारंटर नहीं है। और उसके कारण हमारे नौजवान लोन प्राप्त नहीं कर सकते, सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट होने के बाद भी लोन नहीं पा सकते हैं। और हमने संकल्प पत्र में घोषित किया है, अगर बैंक किसी नौजवान को उसके प्रोजेक्ट को स्वीकार करती है और गारंटर के कारण अटका हुआ है, तो मेरी सरकार हर नौजवान के लिए बैंक लोन के लिए गारंटर बनेगी। ये संकल्प पत्र हमने लिखा है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पूछવાનો सवाल છે। શું તમારી પાસે આંકડા ક્યાંથી આવે મને ખબર નથી, પરંતુ સ્કોપની કોઈ એક્ઝામ નથી હોતી। આ ભાઈ આની આ એક ટ્રેનિંગ હોય છે, સોફ્ટ સ્કિલ માટેની ટ્રેનિંગ છે। એનો લાભ એ થયો છે કે ગુજરાતની અંદર આપણે ત્યાં બીપીઓ ઓછામાં ઓછા એક જમાનામાં હતા, પણ સોફ્ટ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટને કારણે અંગ્રેજીનું પ્રાથમિક જ્ઞાન પહોંચાડવાને કારણે આજે મેક્સિમમ માત્રામાં બીપીઓ સેવાઓ આપણે ત્યાં શરૂ થઈ છે। તો કોઈ પણ ચીજે તમે કરો તો એનો લાભ મળતો હોય છે। તમે જોયું હશે, મેં ગયા મહિને જ ચૂંટણી આચારસંહિતા પહેલા જ ગુજરાતની અંદર આ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટના ભાગરૂપે 66,000 નવજવાનોને રોજગાર પત્રો આપ્યા, એપોઇન્ટમેન્ટ ઓર્ડર આપ્યા। તો ખૂબ ઊંચો સક્સેસ રેટ હોય છે અને મારો અનુભવ છે કે યુવાનો બહુ ધગસથી આ બધું શીખતા હોય છે। धन्यवाद। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की कैश ट्रांसफर स्कीम है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन ने भी अब वो मसला इलेक्शन कमीशन के पास है, वो 20 दिन इंतजार कर सकते थे। जी, સેવા અધિકારનો કાયદો ભારતીય જનતા પાર્ટીની મધ્યપ્રદેશ સરકારે લાગુ કરેલો છે। એમાં સરકારી કર્મચારીઓએ નિર્ધારિત સમયની અંદર એમનું કામ પૂરું કરવું પડે। કોઈ એને અરજી આપી હોય તેને એના માટે નક્કી હોય બધા 7 દિવસમાં કામ કરવું તેને કરવું જ પડે। તો આના માટેની આખી યોજના છે, એની ડિટેલ વ્યવસ્થા સરકાર કરશે, એના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ બનશે અને સામાન્ય માનવીને એ દિવસોમાં એને સેવા ન મળે તો પછી જવાબદાર અધિકારીઓ એના માટે થઈને એની જવાબદારી નક્કી થશે। તો આ સેવા અધિકાર અમે આપ્યો છે। નરેન્દ્રભાઈ, ગુજરાત
એનું મૂળ કારણ એ છે કે ગયા 10 વર્ષમાં ગુજરાતમાં જે પ્રગતિ થઈ છે એના કારણે જે ગરીબીની અંદર સપડાતો એક મોટો વર્ગ હતો એ ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યો છે, પણ હજુ સામાન્ય જે મધ્યમ વર્ગ છે એની સ્થિતિએ પહોંચ્યો નથી, વચગાળાની વ્યવસ્થામાં છે. ગરીબીની રેખા નીચે હતો ત્યાં સુધી એને બધા લાભ મળતા હતા. મધ્યમ વર્ગ બને એવી સ્થિતિ હજુ પહોંચી નથી, એવી અવસ્થાએ પહોંચ્યો છે કે હજુ એને થોડીક સહાયની આવશ્યકતા છે. અને એટલા માટે આ ન્યૂ મિડલ ક્લાસ ગુજરાત જેવા રાજ્ય માટે એક અનિવાર્ય બાબત બની ગઈ છે. અને અમારા માટે આનંદનો વિષય છે કે આટલો મોટો ન્યૂ મિડલ ક્લાસનો મોટો બલ્ક ગુજરાતમાં ઉભો થયો છે કે ગરીબીમાંથી બહાર આવી રહ્યો છે. આ સંકલ્પ પત્ર સર્વવ્યાપી છે, સર્વસ્પર્શી છે, સર્વ સુખકારી છે, આ સૌને માટે છે, મતલબ 6 કરોડ ગુજરાતીઓ માટે છે. વસંત પ્લીઝ, યાર વસંત. Thank you for your information. Thank you for your information. My manifesto is only for Gujarat. That's why I'm talking about Gujarat. મોદી જી, અકસ્માત વીમો હોય છે 6 કરોડ નાગરિકો માટે લેવામાં આવે છે, બધા જ નાગરિકો માટે. એની ડિટેલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની અને ગવર્નમેન્ટ બેસીને નક્કી કરશે. સાહેબ 2007માં ગૌચર વિકાસ બોર્ડ રચવાની સંકલ્પ પત્રમાં જાહેરાત કરી હતી. હજી સુધી ગુજરાતમાં ગૌચર વિકાસ બોર્ડ. થેન્ક યુ ફોર યોર ક્વેશ્ચન. ગયા વિધાનસભાના બજેટનું મારું ભાષણ જોઈ લેજો. બજેટના અંદર ગૌપાલક ગૌચર વિકાસ બોર્ડ બની ગયું છે. ડોક્ટર વલ્લભભાઈ કથિરિયા એના ચેરમેન છે અને એની પૂરી બ્લુપ્રિન્ટ પણ બનાવેલી છે. मोदी जी, किस कोने से? सारी फील्ड में इन्वेस्टमेंट की बात आपने की है, लेकिन रिटेल में एफडीआई के मसले पर आपके घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं है. भारत सरकार ने फेडरल स्ट्रक्चर का अवमानना की है, राज्यों के साथ बैठकर के इस विषय की बातचीत करने का वादा किया था. भारत सरकार ने अब तक हमसे भाई बुलाया नहीं, इस विषय की चर्चा नहीं की है. भारत सरकार जब इस विषय पर हमारा अभिप्राय मांगेगी हम जरूर जाएंगे, उनको बताएंगे. हाँ बसंत प्लीज. मुझे विश्वास है गुजरात की जनता मुझे भव्य विजय देगी, और अगर विजय देते हैं तो मेरी भारतीय जनता पार्टी आगे मुझे चुनाव नहीं लड़ाएगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूं. मिस्टर मोदी, मैंने कुछ दिन पहले अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि जयपुर की कोर्ट ने कमला बेनीवाल जी, जो कि गुजरात के गवर्नर हैं और जो पहले राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और जब वो सरकार में थे तब जो जमीन का गफला हुआ, 1000 करोड़ से ज्यादा रकम का वो कांड है. और मैंने सुना है कि राजस्थान की कोर्ट ने इंक्वायरी के लिए हुक्म कर दिए हैं. जो भी लोग देश का भला इच्छते हैं उन सब के लिए ये समाचार बहुत चिंताजनक है, दुखद है. लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ये कई महीनों से ये विषय चल रहा है, न भारत सरकार राज्यपाल पद की गरिमा की चिंता कर रही है, न ही भारत सरकार कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद भी कोई कदम उठा रही है. जिन पर आरोप लगे हैं वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन भारत सरकार को जो करना चाहिए वो भी नहीं कर रहे हैं. ये बड़े दुख की बात है. मैं श्रीमान अरुण जेटली जी से प्रार्थना करूंगा कि इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें ताकि आपको अधिक जानकारी मिले. जो संवैधानिक उच्च पदों पर बैठे हुए हैं
उनके लिए भी आवश्यक है, देश के लिए भी आवश्यक है और भारत सरकार के लिए भी, कि पद की गरिमा बनी रहे। और पद की गरिमा व्यक्ति की गरिमा से ज्यादा ऊंची होती है। और इसलिए क्योंकि यह विषय आया है, हम भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया इस पे होती है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये पहले संसद में भी विषय उठ चुका है और शायद दोबारा संसद में भी उठे। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ।